दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है डिसेंशंट। दोस्तों इसे डिसेंशंट प्रोनाउंस किया जाता है जिसका मतलब होता है असहमत या फिर विरोधी। यानी कि डिसेंशंट का मतलब होता है वो पर्सन जो मेजॉरिटी से अलग ओपिनियन रखता हो। मतलब कि सब लोग एक बात बोल रहे हैं और एक बंदा ऐसा है जो अलग ही डायरेक्शन में सोच रहा है। दोस्तों ये जो वर्ड है वो उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो किसी डिसीजन, आइडिया या फिर प्लान से एग्री नहीं करते। दे डिसेंट बेसिकली, यानी कि अपोजिशन या फिर डिसएग्रीमेंट शो करते हैं। चाहे सब लोग हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हो, लेकिन एक कोई ऐसा पर्सन होता है जो बाकी सारे ग्रुप से जो है वो मतलब कि बिल्कुल अलग सोचता है। उसके ओपिनियन अलग होते हैं, उसके डिसीजन अलग होते हैं, उसके आइडिया अलग होता है। बेसिकली जो है वो सबको अपोज कर रहा होता है अलग रहकर। तो उसे ही हम कहते हैं डिसेंशंट। वैसे अगर आपको मैं कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं तो जब क्लास में सभी स्टूडेंट्स ट्रिप के फेवर में वोट कर रहे हैं पर एक बंदा बोलता है कि मुझे नहीं जाना है, तो वो डिसेंशंट है। या फिर ऑफिस मीटिंग में टीम एक प्लान अप्रूव कर रही है पर एक एम्प्लॉय ऐसा है जो क्लियरली डिसएग्री कर रहा है, तो वो भी डिसेंशंट है। या फिर मूवी चूज करते वक्त सब कॉमेडी बोल रहे हैं पर एक फ्रेंड ऐसा है जो इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे तो हॉरर मूवी देखनी है, तो वो भी डिसेंशंट है। या फिर फैमिली डिनर में सब लोग पिज्ज़ा चाहते हैं लेकिन एक मेंबर जो है वो हेल्दी फूड के साइड में होता है, तो वो अगेन डिसेंशंट है। सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि डिसेंशंट का मतलब होता है जिसका ओपिनियन मेजॉरिटी से अलग हो या फिर डिसएग्री करने वाला हो, जो सबसे अलग रहता है, तो उसे हम कहेंगे डिसेंशंट। और एक बात और ध्यान रखनी है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है अपोजिंग, डिसएग्रीइंग या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कोई चीज़ असहमत होना, किसी चीज़ के विरोध में होना, किसी चीज़ के खिलाफ होना, किसी चीज़ के सामने होना। सामने होना यानी कि अपोजिट साइड में होना, तो उसे हम अपोजिंग भी कह सकते हैं यानी कि खिलाफ होना। डिसएग्रीइंग भी कह सकते हैं यानी कि जिससे हम सहमत नहीं होते हैं, जिससे हम एग्री नहीं करते हैं, जिसे हम मानते नहीं हैं। या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी भी कह सकते हैं यानी कि कोई चीज़ अपोजिट होना। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, तो ये सारे हमारे हो गए सिनोनिम। वहीं अगर एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है एग्रीइंग, कन्फर्मिंग या फिर हार्मोनियस। यानी कि एग्रीइंग, कन्फर्मिंग या फिर हार्मोनियस का मतलब होता है कि मतलब कि किसी चीज़ से सहमत हो जाना, किसी चीज़ के जो है वो साथ होना, बेसिकली किसी चीज़ का सपोर्ट करना या फिर किसी चीज़ के साथ जो है वो सामंजस्य की या फिर सौहार्द की भावना रखना, तो उसे हम हार्मोनियस कहते हैं। कन्फर्मिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो मान्यता देना, किसी चीज़ को अप्रूव कर लेना, किसी चीज़ से एग्री कर लेना। और एग्रीइंग का भी सेम मतलब होता है कि किसी चीज़ को मान लेना, स्वीकार कर लेना। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द डिसेंशंट मेंबर्स वॉइस देयर ऑब्जेक्शन। यानी कि जो डिसेंशंट मेंबर है, यानी कि जो सबसे अलग यानी कि असहमत और विरोधी जो मेंबर है, उसने जो है वो अपनी आवाज़ उठाई। किस चीज़ पे, तो ऑब्जेक्शन पे। यानी कि वो जो है वो किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट करना चाह रहा था, यानी कि वो जो है वो किसी चीज़ के खिलाफ था, तो उस चीज़ के लिए उसने जो है वो आवाज़ उठाई। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर जो है वो एक सारा ग्रुप होता है वो पर्टिकुलर एक ही चीज़ पर फोकस करता है, यानी कि उन सभी का ओपिनियन एक जैसा होता है, वो सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन अगर कोई एक बंदा आकर जो है वो अपनी अलग साइड प्रेजेंट करे या फिर अपना जो है वो अलग डिसीजन या फिर आइडिया या फिर प्लान रखे, तो उसे हम कहेंगे डिसेंशंट। यानी कि जो असहमत होता है, जो विरोधी होता है, जो सबसे अलग हो, उसे हम कहेंगे डिसेंशंट। तो इस तरीके से आई होप आप समझ पाए होंगे कि डिसेंशंट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका हम अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिवॉर। दोस्तों डिवॉर का मतलब होता है निगल लेना या फिर किसी चीज़ का भक्षण करना। भक्षण करना यानी कि क्या होता है, जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ कि डिवॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत ही भूख और एक्साइटमेंट के साथ खा जाना या फिर कंज्यूम करना। जैसे कि कोई भूखा शेर अपना शिकार खाता है, उस तरीके से। दोस्तों ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई इंसान खाने को इतनी ज़्यादा स्पीड और एक्साइटमेंट से खा रहा हो कि लगता है जैसे कि उसने बहुत दिनों से कुछ खाया ही ना हो। कभी
कभी-कभी ये जो वर्ड है वो बुक्स के लिए, शोज़ के लिए या फिर कंटेंट को जो है वो रैपिडली कंज़्यूम करने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि किसी बुक को जो है वो आप जो है वो 2 दिन में ख़त्म कर देते हो पढ़ के, तो उसके लिए भी आप जो है वो डिवोर यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई शो देख रहे हो, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो, उसे भी आप जो है वो एक ही दिन में कंप्लीट कर देते हो, तो वो भी एक तरीके से डिवोर माना जाता है। मतलब कि ओवर एक्साइटेड स्पीड से एन्जॉय करना किसी चीज़ को। दोस्तों इसी तरह हम अब कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि आपको पिज़्ज़ा को जो है वो इतनी जल्दी फिनिश कर देते हो कि दूसरे लोग शॉक हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यू डिवोर द पिज़्ज़ा। या फिर एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरा चैप्टर एक ही सिटिंग में डिवोर कर लेते हो यानी कि आप पढ़ लेते हो, उसे कंज्यूम कर लेते हो, भी हम जो है वो डिवोर कह सकते हैं बुक के सेंस में। या फिर आपका जो पेट डॉग है यानी कि आपका जो पालतू कुत्ता है, वो ट्रीट देखते ही उसे एक सेकेंड में डिवोर कर लेता है, यानी कि एक सेकेंड में उसे जो है वो खा लेता है। या फिर कोई बंदा अपनी फेवरेट वेब सीरीज़ पूरी नाइट में बिंज करके डिवोर कर लेता है, यानी कि एक ही नाइट में वो जो है वो मतलब कि पूरे एपिसोड्स जो है वो कवर कर लेता है देख के, तो उसे भी हम जो है वो डिवोर कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में डिवोर का मतलब होता है बहुत ही जल्दी और एक्साइटमेंट से खा जाना किसी चीज़ को, या फिर कंज्यूम करना, यानी कि देखना पढ़ना कुछ भी हो सकता है। यानी कि तेज़ी दिखाना, इस चीज़ में स्पीड लाना, तो उसे हम कहेंगे डिवोर करना। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है गॉबल, कंज्यूम या फिर एनगल्फ। दोस्तों गॉबल का मतलब होता है गटक लेना कोई चीज़, कंज्यूम का मतलब होता है कि खाना, ओके, और एनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है निबल, एब्सटेन या फिर स्टाव। दोस्तों निबल या फिर एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज़ से दूरी बनाना, किसी चीज़ को परहेज करना, ओके, और स्टाव का मतलब होता है भूखा रहना, तो उसे हम कहेंगे निबल, एब्सटेन या फिर स्टाव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द चिल्ड्रन डिवोर द केक क्विकली, यानी कि जो बच्चों ने जो केक है वो बहुत ही जल्दी से जो है वो खा लिया, यानी कि उन्होंने जो है वो बहुत ही स्पीड में उस चीज़ को कंज्यूम कर लिया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डिवोर यानी क्या होता है और किस तरीके से हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है पॉइग्नेंट। दोस्तों पॉइग्नेंट का मतलब होता है मार्मिक या फिर भावनात्मक, यानी कि पॉइग्नेंट का मतलब होता है बहुत ही डीपली इमोशनल, ऐसी फीलिंग या मोमेंट जो दिल को छू जाए, थोड़ी सी सैड, थोड़ी टचिंग या फिर थोड़ी हैवी। ये वर्ड उन सिचुएशंस के लिए यूज़ होता है जहाँ पर कोई सीन, मेमोरी या फिर बात आपको अंदर तक इम्पैक्ट करती हो, जिसे देखकर आपके इमोशंस जेन्युइनली जो है वो जाग जाते हैं, मतलब कि दिल को छूने वाली कोई चीज़ होती है तो उसे हम पॉइग्नेंट कह सकते हैं। यानी कि जो चीज़ हमारे इमोशन से जुड़ी होती है, हमें इमोशनल कर देती है, तो उसे हम कह सकते हैं पॉइग्नेंट। वैसे ही अगर आपको मैं कुछ डेली लाइफ के और एग्जांपल्स बताऊं, तो किसी मूवी में मदर और चाइल्ड वाला जो इमोशनल सीन देखकर आंखों में पानी आ जाता है, तो दैट्स पॉइग्नेंट। पुरानी फोटोज देखकर सडनली मेमोरी ट्रिगर हो जाए, तो वो भी पॉइग्नेंट मोमेंट होता है। या फिर स्कूल का लास्ट डे जब सभी फ्रेंड्स इमोशनल हो रहे होते हैं, तो वो भी पॉइग्नेंट लगता है। किसी का हार्ट फेल्ट मैसेज या गुड बाय नोट पढ़कर अंदर से हल्की दर्द वाली फीलिंग आना, तो वो भी एक तरीके से पॉइग्नेंट है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में पॉइग्नेंट का मतलब होता है डीपली टचिंग, इमोशनल या फिर दिल को छू लेने वाली कोई बात या फिर कोई चीज़, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पॉइग्नेंट। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है टचिंग, मूविंग या फिर इमोशनल, यानी कि जो चीज़ बहुत ही मतलब कि आपके दिल को छू लेती है या फिर बहुत ही भावनात्मक होती है, बहुत ही इमोशनल होती है, तो ऐसी चीज़ों को हम जो है वो टचिंग, मूविंग या फिर इमोशनल कह सकते हैं। वही एंटोनिम में हमारे पास है अनमूविंग, इनसेंसिटिव या फिर डिटैच, यानी कि जिस चीज़ में कोई इमोशन नहीं होते हैं, जो चीज़ जो है वो मतलब कि बिल्कुल भावनात्मक नहीं होती है, बिल्कुल ही इनसेंसिटिव होती है, यानी कि जिसमें कोई सेंस नहीं है, यानी कि सेंसेस नहीं है, बेसिकली सेंसेस है नहीं है, यानी कि वो जो चीज़ सेंसिटिव नहीं है, जो भावनात्मक नहीं है, तो उसे हम जो है वो इनसेंसिटिव कहते हैं। या फिर डिटैच का मतलब है जो चीज़ जो है वो मतलब कि अलग हो चुकी है, जिसमें कोई इमोशन नहीं है, जिसमें कोई जो यानी कि एक कनेक्शन नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं डिटैच। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एंटोनी में हमारे पास अनमूविंग, इनसेंसिटिव या फिर डिटैच, ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो है वो पॉइग्नेंट के अपोजिट वर्ड्स हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द मूवीज एंडिंग वॉज डीपली पॉइग्नेंट, यानी कि जो मूवी का जो आखिरी पार्ट था, यानी कि मूवी की जो एंडिंग थी, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन से भरी हुई थी, यानी कि वो दिल को छू लेने वाली कोई सीन हो सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पॉइग्नेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा आता है।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है एम्बिवलेंस। दोस्तों एम्बिवलेंस का मतलब होता है उलझन, यानी कि एम्बिवलेंस का मतलब होता है एक ही टाइम पर दो अपोजिट फीलिंग्स होना या फिर किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज रहना, क्योंकि आपको दोनों ही साइड्स बहुत ही स्ट्रांग लगती है। आप जो है वो मतलब कि पूरी तरीके से श्योर नहीं होते हो कि क्या चूज करना चाहिए। आपको एक्साइटमेंट भी होती है और डर भी लगता है, यानी कि आपका एक मन कहता है कि हाँ मुझे ये कर लेना चाहिए और दूसरा मन कहता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये वो मिक्स फीलिंग्स वाली स्टेट होती है जिसमें माइंड क्लियर आंसर नहीं देता, तो उसे ही हम कहेंगे एम्बिवलेंस, यानी कि थोड़ी सी जो है वो उलझन होना माइंड में किसी चीज़ को लेकर, कि नहीं दो चीज़ को लेकर बेसिकली, तो उसे हम कहेंगे एम्बिवलेंस। अब दोस्तों उसी तरह हम अगर कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखें, तो जब आपको जॉब ऑफर मिलता है तो आपको पता चले कि सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, पर जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा दूर है। आप ये सुनकर जो है वो सैड हो जाते हो, यानी कि आप जो है वो अब दो चीज़ों के बीच में जो है वो मतलब कि कंफ्यूज हो, कि सैलरी तो अच्छी है तो इसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन सिटी तो दूर है, तो इसीलिए जो है वो मतलब कि इसे कंफर्म भी नहीं कर सकते। तो ये जो है वो एम्बिवलेंस है, यानी कि यहाँ पर आपका एक कन्फ्यूजन दिखाया गया है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आपको एक पार्टी में जाना है, लेकिन आपका जो है वो मतलब कि आपको जाना भी है क्योंकि वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा होगा, बहुत ज़्यादा फन होगा, लेकिन एक तरफ जो है वो आपका मूड भी नहीं है, तो ये भी जो है वो एम्बिवलेंस है, यानी कि आप जो है वो दो चॉइसेस के बीच में जो है वो अटक चुके हो, यानी कि फंस चुके हो कि आपको जाना भी है और आपको नहीं भी जाना है। या फिर आपको एक एक्सपेंसिव जो है वो यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा फ़ोन लेना चाहते हो आप, लेकिन वो पसंद भी है और प्राइस देखकर डाउट भी आता है, तो वो भी प्योर एम्बिवलेंस होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में एम्बिवलेंस का मतलब होता है मिक्स्ड फीलिंग्स पर प्लस कंफ्यूजन बिटवीन टू अपोजिट चॉइसेस, तो उसे हम कहेंगे एम्बिवलेंस। और दोस्तों ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे सिनोनिम की ओर। तो दोस्तों हमारे पास सिनोनिम में है अनसर्टेनिटी, डाउट या फिर हेजिटेशन, यानी कि किसी चीज़ को या फिर किसी काम को करने में कोई डाउट होना, कोई संदेह होना, कोई हिचकिचाहट होना, यानी कि आप श्योर नहीं होते हो, अनसर्टन होते हो, आपको पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए, कौन से ऑप्शंस को चूज़ करना चाहिए, तो उसे हम अनसर्टेनिटी कह सकते हैं, डाउट कह सकते हैं या फिर हेजिटेशन कह सकते हैं। वहीं एंटोनिम में हमारे पास है सर्टेनिटी, क्लैरिटी या फिर कॉन्फिडेंस, यानी कि किसी चीज़ को लेकर जो है वो मतलब कि आपको कंफर्मेशन होना, यानी कि कोई चीज़ आपको कंफर्म होना, उसकी क्लैरिटी होना, यानी कि आपको साफ साफ पता होना, या फिर आपको उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस होना, यानी कि आपको उस चीज़ को लेकर जो है वो आत्मविश्वास होना कि मुझे यही करना चाहिए, यानी कि आप जब किसी चीज़ को लेकर श्योर होते हो, कन्फर्म होते हो, तो उसे हम सर्टेनिटी, क्लैरिटी या फिर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी फेल्ट एम्बिवलेंस मूविंग टू अ न्यू सिटी, यानी कि उसे जो है वो मतलब कि नई सिटी में जो है वो मतलब कि मूव करने में, यानी कि नई सिटी में जो है वो एडजस्ट करने में उसे जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि उसे जो है वो जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, यानी कि नई सिटी में जाकर उसे रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए, इन दोनों ऑप्शंस के बीच जो है वो यानी कि फंस चुकी थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एम्बिवलेंस यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेजिलियंस। दोस्तों रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन या फिर सहनशीलता, यानी कि रेजिलियंस का मतलब होता है टफ सिचुएशन से वापस बाउंस बैक करना, मतलब कि मुश्किल टाइम आए, प्रॉब्लम्स आ जाए या फिर फेलियर्स हो, लेकिन आप टूटते नहीं हो बल्कि फिर से खड़े हो जाते हो। दोस्तों ये वो क्वालिटी है जिसमें इंसान हार्डशिप्स को फेस करके भी पॉजिटिव रहता है, रिकवर कर लेता है और आगे बढ़ता है। बेसिकली लाइफ कितना भी जोर से धक्का दे पर आप वापस से अपनी शेप में आ जाओ, तो दैट्स रेजिलियंस, उसे हम कहेंगे रेजिलियंस, यानी कि किसी चीज़ को लेकर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होना या फिर किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर जो है वो इंड्योरेंस होना, यानी कि सहनशीलता होना, आप उसको सहन कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, तो उसे ही हम जो है वो रेजिलियंस कहते हैं। वैसे अगर आपको कुछ और डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स बताऊं, तो एग्जाम में जो है वो मतलब कि कम मार्क्स आए पर आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो पहले वाली बात को भूल कर, तो वो रेजिलियंस होता है, क्योंकि आपने उस टाइम को जो है वो मतलब कि फेस कर लिया और अब आप जो है वो मतलब कि आगे की चीज़ों के लिए तैयार हो। आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया, फिर भी आप जो है वो नया आइडिया बनाकर रिट्राई करते हो, यानी कि आप फिर से कोशिश करते हो, आप जो है वो उस पहले वाले फेलियर से जो है वो मतलब कि बिल्कुल भी टूटते नहीं हो, निराश नहीं होते हो, तो वो भी एक तरीके से रेजिलियंस होता है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि रेजिलियंस का मतलब होता है मुश्किलों के बाद क्विकली रिकवर हो जाना या फिर बाउंस बैक की पावर होना आपके पास, तो उसे हम कहेंगे रेजिलियंस। दोस्तों ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर एंड्योरेंस। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि हार्डशिप को फेस करना, फ्लेक्सिबल होना यानी कि किसी भी हालात में ढल जाना बेसिकली, यानी कि अगर आप मुश्किल समय में हो तो उसे भी जो है वो मतलब कि सहन करने की पावर होना। एंड्योरेंस का मतलब होता है सहनशीलता यानी कि सहन करने की पावर होना। वही एंटोनिम का मतलब है फ्रेजिलिटी, वीकनेस या फिर वल्नरेबिलिटी। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है, जैसे कि फ्रेजिलिटी और वीकनेस का मतलब होता है जो आसानी से मतलब कि टूट जाता है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। फ्रेजिलिटी का क्या मतलब होता है, जो आसानी से टूट जाए, जिसमें जो है वो मतलब कि बिल्कुल भी एंड्योरेंस नहीं होती, सहन शक्ति नहीं होती। तो उसे हम कह सकते हैं फ्रेजिलिटी, वीकनेस या फिर वल्नरेबिलिटी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हर रेजिलियंस हेल्प हर ओवरकम मैनी चैलेंजेस। यानी कि उसकी जो रेजिलियंस है, उसकी जो सहनशीलता है, उसका जो बाउंस बैक का जो पावर है, वो उसे बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से यानी कि बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए या फिर उसे उससे जो है वो ओवरकम करने में उसकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। यानी कि वो बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करती है, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं उसकी लाइफ में जहाँ पर वो बिल्कुल टूट चुकी होती है, पर लेकिन फिर से भी वो जो है वो मतलब कि रिकवर कर लेती है, क्विकली रिकवर हो जाती है, इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी, इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी। तो दोस्तों उसे ही हम कहते हैं रेजिलियंस। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेजोनेट। दोस्तों रेजोनेट का मतलब होता है गूंजना। जैसे कि रेजोनेट का मतलब होता है यहाँ को होना या फिर किसी स्पेस में फैलकर वापस से सुनाई देना, रिटर्न आना किसी आवाज़ का। मतलब कि जब कोई लाउड साउंड किसी रूम में, हॉल में या फिर ओपन एरिया में टकराकर वापस रिटर्न होती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि आवाज़ गूंज रही हो, और उसे हम रेजोनेट कहते हैं। दोस्तों ये एग्जैक्टली वही इफेक्ट होता है जब आप किसी बड़े कमरे में बोलते हो और अपनी ही आवाज़ थोड़ी देर बाद हल्की सी वापस सुनते हो। तो दैट्स द रेजोनेट साउंड इफेक्ट। वैसे अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो अगर आप एक खाली हॉल में यानी कि एम्प्टी हॉल में अगर आप हेलो बोलते हो, तो वो आवाज़ आपको वापस रेजोनेट करके गूंज कर सुनाई देती है। या फिर आप जब टनल में बाइक का हॉर्न बजाते हो, तो वो आवाज़ मल्टीप्लाई होकर रेजोनेट होने लगती है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि रेजोनेट का मतलब होता है आवाज़ का इको होना यानी कि गूंजना। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है रेवर्बरेट, इको या फिर स्ट्राइक अ कॉर्ड। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि किसी आवाज़ का गूंजना, किसी आवाज़ का जो है वो गूंज कर वापस आना, टकरा कर वापस आना। स्ट्राइक अ कॉर्ड का मतलब तो वैसे होता है जैसे कि तार छेड़ना, तो उस तरीके से आप जो है वो इस चीज़ को जो है वो रिलेट कर पाओगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है, जिसमें हमने देखा रेवर्बरेट यानी कि किसी चीज़ का वापस जो है वो टकरा कर आना, इको का मतलब होता है गूंजना, और स्ट्राइक अ कॉर्ड का मतलब होता है तार का छिड़ना। वही एंटोनी में हमारे पास है मफल, साइलेंस या फिर डल। यानी कि कोई चीज़ जो है वो मफल होना यानी कि धुंधली होना, अस्पष्ट तरीके से आना। साइलेंस या फिर डल का मतलब होता है बिल्कुल जो है वो किसी चीज़ में चुप्पी होना, बिल्कुल किसी चीज़ में शांति होना, कोई चीज़ जो है वो धीमी होना, डल होना। तो उसे हम कह सकते हैं मफल, साइलेंस या फिर डल, जो कि हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हिज स्पीच रेजोनेटेड विद द ऑडियंस। यानी कि उसकी जो स्पीच है, उसका जो भाषण है, वो ऑडियंस के दिलों में गूंज उठा। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि रेजोनेट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका हम यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है क्वेल। दोस्तों क्वेल का मतलब होता है डर जाना या फिर कांपना। यानी कि क्वेल का मतलब होता है डर के मारे जो है वो मतलब कि श्रिंक करना यानी कि कांपना, या फिर हेजिटेट हो जाना, या फिर फियर के कारण जो है वो पीछे हटना किसी चीज़ में। तो उसे हम जो है वो क्वेल कहते हैं। यानी कि जब भी कोई डेंजरस या फिर स्केरी सिचुएशन आए और आप थोड़ा वीक फील करो, और या फिर डर के कारण अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दो, तो उस मोमेंट को हम क्वेल कहते हैं। बेसिकली फियर की वजह से करेज या फिर कॉन्फिडेंस में ड्रॉप हो जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्वेल करना। वैसे अगर आपको मैं कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स दूं, तो जब आप कोई हॉरर मूवी देखते हो और उसका स्कैरी सीन देखकर आपको जो है वो थोड़ा डर लगता है, तो वो एक तरीके से क्वेल होता है। या फिर एग्जाम के टफ क्वेश्चंस देखकर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस अगर गिर जाए, तो वो भी एक तरीके से क्वेल ही होता है। या फिर डिबेट में स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को देखकर थोड़ा सा आपको अगर हिचकिचाहट महसूस होती है या फिर आप हेजिटेट करते हो, तो वो भी क्वेल जैसा ही होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि क्वेल का मतलब होता है डर के कारण श्रिंक करना, यानी कि बहुत ज़्यादा कांपना, या फिर हेजिटेट हो जाना, या फिर फियर से जो है वो मतलब कि डर के मारे पीछे हटना, अपने कदम पीछे लेना किसी चीज़ से। तो उसे हम कह सकते हैं क्वेल। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है।
अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है फ्लिंच, कावर या फिर ट्रेम्बल। दोस्तों, फ्लिंच का मतलब होता है कि अपने कदम जो है वो वापस लेना, यानी कि पीछे लेना। कावर का मतलब होता है डरपोक, यानी कि बहुत ज़्यादा डर जाना। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है फेस, कन्फ्रंट या फिर ब्रेव, यानी कि जो बहादुर होता है, जो सामना करता है। कन्फ्रंट या फिर फेस का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, यानी कि बहुत ज़्यादा करेजस। तो उसे हम कहेंगे कन्फ्रंट, फेस या फिर ब्रेव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी डिड नॉट क्वेल इन द फेस ऑफ डेंजर, यानी कि मुश्किल हालात में भी जो है वो मतलब कि बिल्कुल भी नहीं डरी, या फिर बिल्कुल भी जो है वो मतलब कि बिल्कुल भी उसने जो है वो ऐसा नहीं किया कि मतलब कि वो बहुत ज़्यादा डर गई है, सिचुएशन में हेजिटेट कर रही है या फिर श्रिंक कर रही है, यानी कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उस सिचुएशन को फेस कर रही थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि क्वेल यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा वर्ड आता है पैंग। दोस्तों, पैंग का मतलब होता है अचानक दर्द या फिर तीव्र पीड़ा, यानी कि पैंग का मतलब होता है एक सडन शार्प फीलिंग ऑफ पेन या फिर इमोशनल एक। दोस्तों, ये छोटी सी बट इंटेंस पेन हो सकती है, या फिर फिजिकल या फिर इमोशनल भी हो सकती है। जब कोई छोटी सी बात आपको सडनली दुख या फिर डिस्कम्फर्ट दे, जैसे कि ऐसा आपको फील हो कि जैसे कि कोई चीज़ जो है वो आपके दिल में चुभ गई हो, या फिर एक क्विक ट्विंज ऑफ जो है वो रिग्रेट, गिल्ट या फिर सैडनेस फील होती है जब आपको, तो उस मोमेंट को हम पैंग कहते हैं। वैसे अगर आपको मैं कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं, तो चॉकलेट खाने के बाद थोड़ा जो स्टमक आपका हर्ट हो जाता है, तो उसे आप पैंग ऑफ पेन कह सकते हैं। आपने मिस्टेक या फिर गलती याद आने पर जो है वो थोड़ा गिल्ट फील करना, तो उसे भी हम जो है वो पैंग ऑफ रिग्रेट कह सकते हैं। या फिर पुरानी फ़ोटोज़ देखकर सडनली पास्ट याद आ जाए और थोड़ा-सा जो है वो आप इमोशनल हो जाओ, थोड़ा इमोशनल आपको दर्द हो, तो उसे हम पैंग ऑफ नॉस्टैल्जिया कह सकते हैं। या फिर एक्सरसाइज़ में एक सडन मसल क्रैम्प फ़ील हो आपको, तो वो भी एक तरीके से पैंग होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में पैंग का मतलब होता है सडन शार्प पेन या फिर इमोशनल एक छोटा लेकिन इंटेंस दर्द, तो उसे हम कहेंगे पैंग। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है एक, ट्विंज या फिर एगनी, यानी कि दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि दर्द होना, बहुत ज़्यादा पीड़ा होना, तो उसे हम कहेंगे एक, ट्विंज या फिर एगनी। वही एंटोनी में हमारे पास है कंफर्ट, रिलीफ या फिर प्लेजर, यानी कि बहुत ज़्यादा राहत मिलना आपको, यानी कि प्लेजर मिलना, खुशी मिलना, राहत मिलना, तो उसे हम कह सकते हैं कंफर्ट, रिलीफ या फिर प्लेजर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही फेल्ट अ पैंग ऑफ गिल्ट आफ्टर लाइंग, यानी कि झूठ बोलने के बाद जो है वो उसे मतलब कि बहुत ज़्यादा पछतावे में जो है वो पीड़ा हुई, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ कि उसने जो है वो झूठ बोला, और इस चीज़ का उसे जो है वो बहुत ज़्यादा पछतावा भी हुआ। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पैंग यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मिस्टिसिज्म। दोस्तों, मिस्टिसिज्म का मतलब होता है रहस्यवाद या फिर आध्यात्मिक अनुभव, यानी कि मिस्टिसिज्म का मतलब होता है स्पिरिचुअल या फिर सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस में डीपली इन्वॉल्व होना। मतलब कि ऐसी प्रैक्टिसेस या बिलीव्स जो डायरेक्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो, और जो इनर स्पिरिचुअल कनेक्शन, मेडिटेशन या फिर डिवाइन एक्सपीरियंसेस से जुड़ी हो। ये वर्ड उन लोगों के लिए या फिर ट्रेडिशंस के लिए यूज़ होता है जो इनविजिबल, मिस्टीरियस या फिर डिवाइन ट्रूथ्स के साथ कनेक्ट करते हैं और उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं, ऑफन बियॉन्ड लॉजिक और साइंस। वैसे अगर आपको मैं कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं, तो मेडिटेशन करते वक्त कोई फीलिंग ऑफ वननेस या फिर डिवाइन प्रेजेंस फील करना, तो दोस्तों वो मिस्टिसिज्म है। या फिर सूफी सेंट्स के म्यूजिक और रिचुअल्स में जो स्पिरिचुअल ऑरा फील होता है, तो वो भी मिस्टिसिज्म है। या फिर योगा और डीप ब्रीदिंग के थ्रू जो है वो इनर काम और मिस्टीरियस पीस एक्सपीरियंस करना, तो दोस्तों वो भी मिस्टिसिज्म है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में मिस्टिसिज्म का मतलब होता है स्पिरिचुअल या फिर सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस में डीपली कनेक्ट होना, डिवाइन या फिर हिडन ट्रूथ्स का एक्सपीरियंस लेना, तो उसे हम कहेंगे मिस्टिसिज्म। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है स्पिरिचुअलिटी, एस्टोरिसिज्म या फिर ऑकल्टिज्म। दोस्तों, इन तीनों का ही मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आध्यात्मिक अनुभव लेना या फिर रहस्यवाद की ओर जाना, यानी कि किसी चीज़ में, यानी कि स्पिरिचुअल चीज़ में या फिर सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस में डीपली इन्वॉल्व करना, यानी कि प्रैक्टिसेस, ऐसे प्रैक्टिसेस में या फिर बिलीव्स में, यानी कि अपनी विश्वास रखना, तो उसे हम कहेंगे स्पिरिचुअलिटी, एस्टोरिसिज्म या फिर ऑकल्टिज्म। वही एंटनी में हमारे पास है मटेरियलिज्म, रैशनलिज्म या फिर सेक्युलरिज्म। मटेरियलिज्म का मतलब होता है कि भौतिकवादी दुनिया में जीना, यानी कि जहाँ पर ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उन सब में जीना। रैशनलिज्म या फिर सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि अध्यात्म से बहुत ज़्यादा दूर होना, यानी कि तर्कवादी होना, यानी कि बहुत ही लॉजिकल चीज़ों के पीछे भागना, यानी कि लॉजिकल चीज़ें सोचना।
जब आप जो है वो मतलब कि भगवान से नहीं जुड़ते हो, स्पिरिचुअल या फिर डिवाइन चीज़ों से नहीं जुड़ते हो, सारी चीज़ें लॉजिकली फॉलो करते हो या फिर भगवान से दूर होकर कोई चीज़ करते हो, तो उसे हम जो है वो सेक्युलरिज्म कह सकते हैं या फिर रैशनलिज्म कह सकते हैं, जो कि हमारे एंटोनिम्स में आते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हमारे पास है द मॉन्क डिवोटेड हिज लाइफ टू मिस्टिसिज्म, यानी कि एक जो मॉन्क था, यानी कि एक जो साधु था, उसने जो है वो अपनी पूरी लाइफ मिस्टिसिज्म को समर्पित कर दी। यानी कि मिस्टिसिज्म यानी कि स्पिरिचुअल या फिर सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस में डीपली इन्वॉल्व होने के लिए जो है वो उसने अपनी पूरी लाइफ जो है वो मतलब कि क्या कर दी, तो उसने डिवोट कर दी है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि मिस्टिसिज्म यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि वो हमारा वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों, हमारा वर्ड है ग्रॉवल। ग्रॉवल का मतलब होता है बहुत ही विनम्रता पूर्वक झुकना किसी के सामने। यानी कि ग्रॉवल का मतलब होता है बहुत ही हम्बल या फिर लोली वे में माफ़ी मांगना। मतलब कि अपनी प्राइड या फिर डिग्निटी को थोड़ा साइड रखकर एक्सट्रीम सबमिशन दिखाना। दोस्तों, ये जो वर्ड है वो उन सिचुएशंस के लिए यूज़ होता है जब कोई डर या फिर गिल्ट के कारण एक्सेसिवली अपोलोजाइज या फिर प्लीज़ कर रहा हो, ऑलमोस्ट लाइक लिटरली ग्राउंड में लो होकर, तो उसे हम कह सकते हैं ग्रॉवल करना। और दोस्तों, वैसे ही अगर आपको मैं कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं, तो बॉस से लेट आने पर इतनी माफ़ी मांगना कि प्रैक्टिकली आप जो है वो ग्राउंड पर लेटे हो, तो वो एक तरीके से ग्राउलिंग होता है। फ्रेंड से गलती हो गई है और वो बार बार सॉरी बोल रहा है और थोड़ा एग्जैजरेटेड मैनर में, तो वो भी ग्रावल है। या फिर स्टूडेंट टीचर के सामने अपनी गलती जो एडमिट करके बहुत ही हम्बल टोन में सॉरी बोल रहा है, तो वो भी एक तरीके से ग्रॉवल है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ग्रॉवल का मतलब होता है बहुत ही हम्बल या फिर लोली मैनर में माफ़ी मांगना या फिर किसी को प्लीज़ करना, यानी कि मनाने की कोशिश करना, तो उसे हम कहते हैं ग्रॉवल। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है बैग, फॉन। बैग या फिर फॉन का मतलब होता है कि किसी के सामने जो है वो मतलब कि लिटरली जो है वो भीख मांगना किसी चीज़ की, या फिर किसी के सामने झुक जाना बहुत ही विनम्रता पूर्वक, यानी कि किसी किसी के सामने जो है वो किसी और चीज़ के लिए झुकना या फिर जो है वो बैग करना। या फिर एंटोनिम में हमारे पास है डिफाई, रेजिस्ट या फिर असर्ट। दोस्तों, डिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ की अवज्ञा करना, रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, और असर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना, तो उसे हम कहेंगे डिफाई, रेजिस्ट या फिर असर्ट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही हैड टू ग्रोवल टू गेट द मैनेजर्स फॉरगिवनेस। यानी कि मैनेजर की जो है वो माफ़ी पाने के लिए जो है वो उसे लिटरली मैनेजर के सामने जो है वो झुकना पड़ा। यानी कि अपनी प्राइड और डिग्निटी को थोड़ा साइड रखकर उसे जो है वो एक्सट्रीम टाइप का सबमिशन दिखाना पड़ा, यानी कि मैनेजर के सामने जो है वो उसे ग्रोवल करना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा या फिर झुकना पड़ा। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ग्रोवल यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो लिटरली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोज़ भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।